व्यक्ति और समय कितना इंपॉर्टेंट है वास्तु में? कि हमारे यहाँ जितनी सॉलिड चीजें नजर आ रही हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो दीवार हो, चाहे वो बिल्डिंग्स हो, सब एनर्जी है। स्थान की ऊर्जा के साथ आप कह रहे हैं वास्तु व्यक्ति और समय की ऊर्जा की भी बात करता है। वास्तु विज्ञान जो है आप सब साइंस के ऊपर भारी पड़ने वाला है। रावण सबसे बड़ा वास्तुकार था, सबसे बड़ा वास्तु शास्त्री था, सबसे बड़ा ज्योतिषी था। वास्तुशास्त्र आज सब हर विज्ञान के ऊपर भारी है। अगर वास्तु फिट नहीं है तो कुछ भी फिट नहीं है। अगर वास्तु फिट नहीं है तो कुछ भी फिट नहीं है। तो क्या सर वास्तु को कर्म और पुनर्जन्म से जोड़कर देखा जा सकता है? कर्म से वास्तु बनता है और वास्तु से कर्म बनता है। कर्म से वास्तु बनता है और वास्तु से कर्म बनता है। अगर आपके किसी भी जन्म में आपने कोई खराब कर्म किए हुए हैं और आपने इस जन्म में आगे अगर वास्तु बढ़िया बना लिया तो डेफिनेटली वो आपके कर्म डाउन हो जाएंगे। कहते हैं बेटा मैंने कोई पुराने पाप कर रखे हैं जिनको भोग रहा हूँ। मैंने कहा जी अगर मैंने आपको 1 महीने में दुरुस्त कर दिया तो पाप कहाँ जाएंगे? तो पाप कहाँ जाएंगे? तो जन्म से मृत्यु तक का खेल वास्तु बताता है। बर्थ लाइफ डेथ 3 इसके जोन होते हैं। अगर आप उनको यूज करें तो आप मन चाही इच्छा पूरी कर सकते हैं ना सर। एस्ट्रोलॉजी में आपने कहा जी ये तो आपके तो बड़े राजयोग हैं, आप तो राजा हैं और पता चल रहा है आपके घर में खाने को रोटी नहीं। अगर आपने 4 दीवारी बना दी उसमें ना न्यूमरोलॉजी आएगी ना एस्ट्रोलॉजी आएगी। अगर आप मन से किसी तरह का वहम दूर कर दें तो वास्तु जैसी चीज अपनाने की जरूरत पड़ती नहीं है। मुझे दे दीजिए उस शख्स को जो है कहता है जी अब मन बदल लो तो वास्तु ठीक हो जाएगा। मुझे दे, मैं उसका मन बदलता हूँ। इतने विकार आ जाएंगे मन में सर, क्राइम करना शुरू कर देगा, क्राइम करना शुरू कर देगा। आप चेक करें आपके साउथ में कोई ऐसी जगह तो नहीं जहाँ पे कहीं कूड़ा करकट या छत के ऊपर खाली डब्बे या कुछ इस तरीके की स्थितियां तो नहीं पड़ी। क्या पितरों का सपनों में आना भी कोई वास्तु दोष है? साउथ हैवी होना चाहिए, उसमें तिजोरी रख दो, अलमारी रख दो, डंबल रख दो। क्या 2 देशों का वास्तु एक सा हो सकता है या हर देश का वास्तु अलग अलग होता है? और हमारे हिंदुस्तान में तो आप समझ लीजिए हर 100 किलोमीटर के बाद बिल्कुल सारी सिनेरियो चेंज हो जाती है। एक ही घर को लेके 2 वास्तु एक्सपर्ट की राय अलग अलग हो सकती है। मैंने कहा जी इस घर को तुरंत छोड़ दो। मैंने कहा आपके बच्चे 0 हो जाएंगे, आपकी जॉब छूट जाएगी और कोई ना कोई ब्लेम आपके ऊपर लग जाएगा। सारे कमरे सही हैं, किचन सही है, बाथरूम सही है, लेकिन लोग फिर भी परेशान हैं। ऐसे घरों में हमने पाया कि उनकी सराउंडिंग्स खराब हैं। ये बार-बार बिकने वाले घर क्या वास्तु दोष की वजह से हैं? नॉट बंद होता है जिन घरों में अक्सर बिकते रहते हैं, अक्सर बिकते रहते हैं। वास्तु को लेके अगर एक आप फिल्म बनाएं तो उसकी थीम क्या होगी? डर, शांति, रोमांच या रहस्य? नहीं, अगर किसी को समझाना होता है ना जी तो डराना तो पड़ता ही है सर। आपकी औकात कुछ नहीं है, वो घर करवाएगा जो भी करवाएगा। तो जिंदगी में मुसीबतों का ढेरों अंबार है, लेकिन इस मुसीबत से निकलने का नाम ही तो जिंदगी है। लेकिन जिंदगी के इन रंगों को कई बार हम जस्ब करने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस करते हैं और आपकी दिक्कतों को दूर करने का काम करता है घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट। और जो ये छोटी छोटी कोशिशें मैं करता हूं ना, इसको बड़ा स्वरूप, बड़ा आकार इस पॉडकास्ट में आने वाले मेहमान पूरा करते हैं अपनी कोशिशों के जरिए, अपने ज्ञान के जरिए, अपने अनुभव के जरिए और बिना किसी विवाद के। और ऐसे ही खास मेहमान डॉक्टर महेश गुप्ता, जिनका परिचय है, जिनका वास्ता अब आपसे पुराना हो चला है और आप उन्हें अच्छे से समझते हैं। जहां वो होते हैं तो फिर वहां बात होती है वास्तु की। तो चलिए वास्तु की एक नई कहानी आपके जीवन के हिसाब से, आपके रंगों को लेकर लिखने की या फिर उकेरने की मैं कोशिश करता हूं। आप मेरे साथ रहेंगे उम्मीद है। तो बिना समय को जाया किए स्वागत करते हैं वर्ल्ड फेमस वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर महेश गुप्ता का। डॉक्टर महेश कैसे? बढ़िया जी सर। इधर उधर हर जगह आप ही आप दिखाई दे रहे हैं सर। सुना मंदिर भी बन रहे हैं आपके। सर उस मंदिर में एंट्री है हमारी? सर तो बनाने वाला जाने नहीं। तो आप स्थापित होने कब जा रहे हो उस मंदिर में? ओ सर उनके दिल में स्थापित हो गए, बहुत बड़ी बात। दिल में तो हो गए सर, आग लगाई हुई है आपने। ठीक है सर, शुरुआत करते हैं सर पॉडकास्ट की। तो सबसे पहले यही कि क्या सर वास्तु सिर्फ ऊर्जा की बात ही करता है या फिर व्यक्ति की बात करता है, समय की बात करता है? ऊर्जा के साथ व्यक्ति और समय कितना इंपॉर्टेंट है वास्तु में? सर पहले तो यह समझ लें कि वास्तु ऊर्जा की बात करता है, ठीक है, एनर्जीज की बात करता है। क्वांटम फिजिक्स की अगर हम बात करें तो आज विज्ञान यहाँ तक पहुँच गया है कि उसका ये मानना है, हालांकि है बहुत पुराना, बहुत पहले ये चर्चा शुरू हुई थी और हमारे जो वैदिक हमारे जो
सिस्टम है, या हम कहिए हमारे वेदों में, पुराणों में, जो कहानियों में आपने सुना होगा कि एक शख्स एक जगह खड़ा है और उसने कुछ ऐसा किया और वो कहीं दूसरे लोक में पहुंच हाँ। गया। और बड़ी सारी पुराणों में किस्से कहानियां हैं। ये क्वांटम फिजिक्स था सर, जिसकी नॉलेज उस टाइम हुआ करती थी। ये धीरे धीरे लुप्त कर दिया गया या हो गया। अच्छा। आज दोबारा से साइंटिस्ट इसी पे काम करना शुरू कर दिया है कि एक आदमी अपने आप को एनर्जी में तब्दील करके उसको दोबारा सॉलिड में कैसे परिवर्तित कर सकता है। तो उनका ये मानना है कि हमारे यहाँ जितनी सॉलिड चीज़ें नज़र आ रही हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो दीवार हो, चाहे वो बिल्डिंग्स हो, सब एनर्जी है। एक एनर्जी का ये स्वरूप है ऐसा कि जिसमें इस तरीके की स्थिति पैदा हो जाती है कि ये हमें चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, अदरवाइज एनर्जी दिखाई नहीं देती। तो ये एक स्थिति है, तो वो इसको ऐसा मानते हैं। तो इसलिए हम ये कहना कि वास्तु में मनुष्य की या जीव की और एनर्जी की स्थिति कुछ अलग है, तो वो गलत होगा। ये सब वास्तु एनर्जी का गेम है और ये एनर्जी है सारी। तो आप अगर गूगल पे जाएं, चेक करें, या कहीं भी आप चेक करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ देखने पढ़ने को मिल जाएंगी। तो सर, स्थान की ऊर्जा के साथ आप कह रहे हैं वास्तु व्यक्ति और समय की ऊर्जा की भी बात करता है। यस यस यस। आज बात हो रही है कि आप पिछले समय में चले जाएं, आज बात हो रही है आप अगले समय में चले जाएं, फ्यूचर में, कि फ्यूचर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या होगा, कैसे होगा। और हम आज बात कर रहे हैं सिर्फ इस बात की, लोग लगे हुए हैं कि जी आप ऐसे कर लीजिए वैसा हो जाएगा, वैसे कर लीजिए वैसा हो जाएगा। सर ये बहुत बड़ी साइंस है। वास्तु विज्ञान जो है आप सब साइंस के ऊपर भारी पड़ने वाला है। आपने जो भी करना है, आपके साथ जो भी होना है, आपने कंट्रोल कर लिया अपने आप को। रावण के ससुर थे मैं। अब रावण क्या था? रावण सबसे बड़ा वास्तुकार था, सबसे बड़ा वास्तुशास्त्री था, सबसे बड़ा ज्योतिषी था। उस जैसा सटीक ज्ञान किसी के पास नहीं था, क्योंकि उसके ससुर मैं थे। उसकी पूरी फैमिली, अगर हम उसका बैकग्राउंड देखें, पूरी फैमिली इसमें थी। और देखिए मजे की बात, वो सारे लंका में रहते थे। हम बात करते हैं हिंदुस्तान की कि हिंदुस्तान में वेदों का निर्माण हुआ और फलाना हुआ ढमकाना हुआ। अरे वास्तु शास्त्र का जो आरंभ होता है वो उसके मैं से होता है, उसके ससुर से होता है। विश्वकर्मा के 4 पुत्र थे, जिनमें एक पुत्र का नाम था मैं। उसका ये जवाई था रावण। ओके। आज रावण के 2 स्वरूप हमारे सामने आते हैं, एक दूषित स्वरूप और एक वो स्वरूप कि वो हमारे ज्ञान का पिता था, वास्तुशास्त्र का पिता था। अगर हम वास्तुशास्त्र की बात करते हैं और हम उसको अपना आधार मानते हैं तो हमें उसकी पूजा करनी चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए। तो आज की तारीख में हम ये कहें कि जी हमारा जो ज्ञान है, वास्तु है, ये किसी ऐसी चीज़ की परिकल्पना करता है तो वो गलत होगा। वास्तुशास्त्र आज सब हर विज्ञान के ऊपर भारी है। आप कोई साइंस ले लीजिए, आप हॉस्पिटल के ले लीजिए, आप और कोई साइंस ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, अगर वास्तु फिट नहीं है तो कुछ भी फिट नहीं है। कोई भी साइंस ले लीजिए। आप छोटी सी बात देखिए ना, अगर आप अकेले रहते हैं, आप कहीं भी रहते हैं, आप पेड़ के नीचे सो रहे हैं, कहीं झोपड़ी में है, मकान में, अगर वो फिट नहीं है तो आप कुछ फिट है ही नहीं ना। आप करते रहिए जीवन में जो मर्जी करते रहिए आप। तो इसलिए सर वास्तु का अपने आप में परिपक्व होना बड़ा जरूरी है। तो क्या सर वास्तु को कर्म और पुनर्जन्म से जोड़कर देखा जा सकता है? क्या उसके सिद्धांत इसमें मैच होते हुए दिखाई देते हैं? देखिए, जहाँ तक कर्म की बात है जी, यहाँ 2 चीज़ें हैं। आपने 2 चीज़ें बोली, एक पुनर्जन्म और एक कर्म। हम्म, जहाँ तक कर्म की बात है,
ये वाइस वर्सा हैं, हम्म, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। ठीक है। आपने कर्म किया, आदमी का पहला कर्म क्या है, जैसे ही पैदा होता है उसका फर्स्ट कर्म क्या होता है, अपने रहने की व्यवस्था करना, हम्म, अपने जीवन को जीने की व्यवस्था करना। हम्म, हम जब छोटे होते हैं तो हमारे माता पिता ये काम करते हैं, हम जब बड़े हो जाते हैं तो हम खुद ये काम करते हैं, अपनी व्यवस्था करते हैं। अब किसी से भी अगर गलती हुई और आपका वास्तु, आपने अपने रहने की व्यवस्था गलत कर ली, आपका जीवन खत्म, अच्छा। आपका जीवन खराब। और अगर आपने व्यवस्था बढ़िया कर ली तो आपका जीवन बड़ा बढ़िया हो गया। तो ये तो थी कर्म की। अब क्या होगा आपका जीवन, अगर आपने बढ़िया वास्तु कर लिया, आपके कर्म बढ़िया होंगे, कर्म बढ़िया होंगे, भोग बढ़िया होगा। जो हमारे भोग का आधार है वो हमारे कर्म। आपके कर्म बढ़िया है तो आपका भोग बढ़िया है, आप सुखी होते चले जाएंगे ना, जो चाहिए मिलेगा, जो चाहिए मिलेगा। तो इसलिए वास्तु और कर्म को हम अलग नहीं कर सकते, एक सिक्के के दो पहलू हैं। कर्म से वास्तु बनता है और वास्तु से कर्म बनते हैं। अच्छा। तो ये स्थिति हो जाती है। पुनर्जन्म, ऐसा कुछ देखने को हमें मिला नहीं कि पुराने जन्म के और वास्तु से कोई संबंध हो। अच्छा। ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं, और शास्त्रों में भी कहीं इसका कोई वर्णन नहीं है कि इसके पूरे पिछले जन्म का कोई संबंध होता है। हाँ, इतना जरूर है, अगर आपके किसी भी जन्म में आपने कोई खराब कर्म किए हुए हैं जिसका आपको दुख भोगना पड़ सकता है, तकलीफ भोगनी पड़ सकती है, और आपने इस जन्म में आगे अगर वास्तु बढ़िया बना लिया तो डेफिनेटली वो आपके कर्म डाउन हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, उसका भोग कम होगा। अच्छा। आपके प्रारब्ध को भी वो बदल सकता है। वास्तु में इतनी ताकत है। यानी पिछला जन्म आपके पुनर्जन्म को परिभाषित कर सकता है। कर सकता अगर पिछला जन्म बढ़िया था तो रीबर्थ आपका बढ़िया होगा। बढ़िया होगा। सर इतना जन्म जन्म चलता है क्या वास्तु? यस यस, ये चलता ही है सर, ये चलता ही है। अब क्या हुआ, आपने वास्तु बढ़िया कर लिया, वास्तु बढ़िया कर लिया तो आपके दुख दूर होने शुरू हो गए। ठीक है। अब दुख दूर होने शुरू हो गए तो वो कहाँ गए, आपका प्रारब्ध में जो आपने पाप की कर्म किए थे वो कहाँ गए? मेरे को बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं। मैं एक जगह गया तो बड़ा दुखी एक सदस्य, उनका चारपाई पे पड़े हुए थे। मैं उनके पास गया, मैंने बातचीत की, मैंने कहा जी आप चिंता ना करो, 1 महीने के अंदर आपकी स्थिति को चेंज कर दिया जाएगा। कहते बेटा मैंने कोई पुराने पाप कर रखे हैं जिनको भोग रहा हूँ। मैंने कहा जी अगर मैंने आपको 1 महीने में दुरुस्त कर दिया तो वो पाप कहाँ जाएंगे जो आप भोग रहे हो? चलो मान लिया, मैंने आपकी बात को मान लिया कि आपके प्रारब्ध कर्म थे जिनको आप भोग रहे हो। अगर मैंने 1 महीने में आपको दुरुस्त कर दिया तो क्या करेंगे? कहते बेटा मैं तो भगवान समझूंगा आपको। मैंने कहा नहीं भगवान नहीं, मुझे समझिए, मुझे मैं आपका बच्चा ही रहूँगा, मेरे से काफ़ी बड़े थे उम्र में। मैंने कहा बच्चा रहूँगा, पर आप ये समझ लीजिए कि आप ठीक 100% हो जाएंगे। अल्टीमेटली मैंने उनका बेडरूम चेंज कराया, मैंने उनकी स्थिति चेंज कराई। वो धीरे 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 उनकी जो बीमारियाँ थी वो गायब होने लगी और वो दुरुस्त हो गई। तो उनके जो बेटे थे मेरे, वो क्लाइंट थे, तो वो मुझे कहने लगे कि पापा तो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। अब उसके बाद जब वो ठीक हो गए तो उन्होंने ज़्यादा मेरे से लिंक में नहीं रहे वो, क्योंकि धीरे धीरे उनकी परेशानियाँ ठीक हो गई, वो ठीक फिट हो गए। अब क्या हुआ, उनकी उम्र पहुंच गई लगभग 100+ होनी शुरू हो गई। अच्छा। और उनका शरीर बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे कंकाल, और उनकी डेथ ना हो। तो मुझे तब उनका कॉल आया कि महेश जी वो फादर वैसे तो बहुत बढ़िया हो गए थे, और वो हम पिछले 4-5 साल से बड़े परेशान हैं, उनकी डेथ नहीं हो रही। मैंने कहा जी ये क्या बात हुई, डेथ नहीं हो रही? कहती क्योंकि उनके शरीर के अंदर इतनी जान नहीं रही कि वो अपना उठ के आ जा सकें, बाथरूम जा सके, कुछ जा सके, वो बेड पे हैं। और वो बीमारी कोई नहीं, पर वो वीक इतने हैं कि वो हिल नहीं पाते अब, क्योंकि जो उनकी इतने साल वो बेड पे रहे, उनके बॉडी में ऐसे विकार आ गए, उससे वीकनेस आ गई थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, क्या चाहते क्या हो कि अपनी इनकी डेथ हो और अपने दोबारा अपने उसमें सिस्टम में जाएं। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा इनको आप ड्राइंग रूम में फलानी जगह पे बेड दीवान लगा हो, तो मैंने कहा उस दीवान पे आप इनको सुला दो, तो देखते हैं 2-4 दिन 5 दिन में। खैर 1 हफ्ते के बाद उनकी डेथ हो गई और वो अपना रुखसत हुए।
तो इस तरीके से ये सिस्टम ऐसा सिस्टम है, इसमें बर्थ लाइफ डेथ 3 इसके जोन होते हैं। अगर आप उनको यूज़ करें तो आप मन चाही इच्छा पूरी कर सकते हैं ना सर। तो इसलिए उनके शरीर में जो विकार थे वो दूर हुए, वो स्वस्थ हुए, वो रहे कुछ साल, और रहने के बाद फिर वो ऐसी स्थिति आई कि वो उनके प्राण ही नहीं निकल रहे थे। उसके लिए हमने दूसरा जोन यूज किया और वो अल्टीमेटली रुखसत हुए यहाँ से। तो जन्म से मृत्यु तक का खेल वास्तु बताता है। वास्तु बताता है। ठीक है, लेकिन सर वास्तु में क्या मैं ज्योतिष और कुंडली को भी जोड़ सकता हूँ? जुड़ना पड़ेगा सर, इसका पार्ट है। एस्ट्रोलॉजी इसका पार्ट है। कितना बड़ा? सर हम 3 चीजें बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन और टाइम। ठीक है। यानी काल। जो काल होता है, जो इसकी गणना करता है, वो एस्ट्रोलॉजी है। अच्छा। एस्ट्रोलॉजी टाइम का प्रतिनिधित्व करती है, काल का प्रतिनिधित्व करती है। तो हम उसको अलग तो कर ही नहीं सकते ना। आपकी कुंडली, ये वो सब एस्ट्रोलॉजी इसके साथ है। हम हर चीज़ को फॉलो करते हैं। आपके हॉरोस्कोप भी देखते हैं, आपके घर को भी देखते हैं, उनको फिर मैच करते हैं, तब हम जाके आपकी सेटिंग करते हैं। तो ये करना पड़ता है। ये ऐसा नहीं है कि अब कहूँ जी मैं एस्ट्रोलॉजी मेरे को नहीं आती जी, मैं वास्तु कर दूंगा, कर ही नहीं सकते। यही मैं जानना चाहता था। अब मैं कहूँ जी मैं एस्ट्रोलॉजी जानता हूँ, वास्तु नहीं जानता, आप एस्ट्रोलॉजी नहीं कर सकते। अच्छा भाई, आपको एस्ट्रोलॉजी में आपने कहा जी ये तो आपके तो बड़े राजयोग हैं, आप तो राजा हैं, और पता चल रहा है आपके घर में खाने को रोटी नहीं, तो कहाँ गई एस्ट्रोलॉजी? आपको वास्तु देखना पड़ेगा। जब दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन बनेगा तब कहीं जाके सुधार होगा। अब आपने कुंडली देखी, इसके तो भाग्य में कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही सड़ के मरेगा। आप उसका वास्तु बढ़िया कर दीजिए ना। हम देखते हैं कहाँ गई कुंडली। तो इसलिए वास्तु का निपुण होना महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। पर कुंडली उसके साथ साथ चलती है, आपका भाग्य उसके साथ चलता है। तो एस्ट्रो और ज्योतिष तो हम जोड़ के देख लेंगे कि न्यूमरोलॉजी भी क्या इसका हिस्सा है? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं भाई भाग्यांक ये हो, मूल्यांक ये हो, डेट ऑफ बर्थ जोड़िए, समय जोड़िए। भाई हर चीज अपनी जगह छोटा मोटा काम तो करती है, पर मेन वास्तु है। अगर आपने 4 दीवारी बना दी, उसमें ना न्यूमरोलॉजी आएगी ना एस्ट्रोलॉजी आएगी। आप बिना दरवाजे के बना के बैठ जाओ ना। आप करते रहिए अपना जितने मर्जी, अपनी न्यूमरोलॉजी कर लीजिए, आप अपना वो सिग्नेचर बदल लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला जब तक आपका वास्तु बढ़िया नहीं होगा। हो सकता है 2-4-5% कहीं से असर पड़ जाए, पर ऐसा कुछ नहीं कि 100% कहीं बदलाव आ जाएगा। हाँ, आपने वास्तु किया, 1000% तक आप चेंज कर सकते हैं अपने। सर बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखिए वास्तु ना असल में आपके मन से खेलता है, आपकी जो मनोचिकित्सक स्थिति है उस पर असर डालता है। अगर आप मन से किसी तरह का वहम दूर कर दें तो वास्तु जैसी चीज अपनाने की जरूरत पड़ती नहीं है। आप कर ही नहीं सकते ना। मुझे दे दीजिए उस शख्स को जो ये कहता है जी मन बदल लो तो वास्तु ठीक हो जाएगा, मुझे दे, मैं उसका मन बदलता हूँ, मैं देखता हूँ उसका मन कैसे बदलता है। वो इतने विकार आ जाएंगे मन में सर, क्राइम करना शुरू कर देगा अगर उसको गलत घर में डाल दिया। तो इसलिए ये सब बेकार की बातें हैं कि जी आप मन बदल लो, मन बदल, अरे कैसे बदल लेंगे मन? मन तो आपका पकड़ रखा है आपके वास्तु ने, दिमाग पकड़ रखा है आपके वास्तु ने, वो बदलेगा जो बदलेगा। इंसान की औकात नहीं है वो मन बदल ले या दिमाग बदल ले। हाँ, वो बात दूसरी, जाके जंगल में रहने लगे या फिर वो सक्षम है कुछ भी बदलने के लिए। ठीक है। एक वो गाना है कि रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहां कोई ना हो, कि बेदरो दीवार का एक घर बनाया चाहिए, बेदरो दीवार का एक घर बनाया चाहिए कि जिसके दरो दीवार ना हो। वहां स्थिति बदल जाती है, वहां स्थिति हो जाती है, फिर तो आदमी राजा है ना। फिर तो मन बदलने की जरूरत ही नहीं, वहां पर वास्तु कुछ बोलेगा ही नहीं। फिर तो अर्थ का वास्तु काम करेगा, अपनी जगह का वास्तु काम करेगा। आप रहिए ना जंगल में। हाँ, अगर आप घर बना के रह रहे हैं तो सर आपकी औकात कुछ नहीं है, वो घर करवाएगा जो भी करवाएगा। ठीक है जी। तो सर वास्तु हमारी दिनचर्या पे तो असर डाल ही रहा है, क्या हमारे सपनों में भी आके परेशान करता है हमको और हमारे सपने भी खराब कर देता है? यस। आप कई जगह नोटिस करेंगे, कुछ लोगों की ये कंप्लेंट होगी जो आज हमें सुन रहे हैं, उनको रात को सपने आते हैं जी बहुत बड़ी बाढ़ आ गई, पानी आ गया, बह रहे हैं, तड़प रहे हैं पानी में, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
सर वो अंदेशा होता है खराब वास्तु का, और एक दिन उनके जीवन में वही बाढ़ और वही बवंडर आने वाला है। अगर आपका वास्तु खराब है तो आपको ऐसे सपने आएंगे। तो आप चेक करें आपके साउथ में कोई ऐसी जगह तो नहीं जहाँ पे कहीं कूड़ा करकट या छत के ऊपर खाली डब्बे या कुछ इस तरीके की स्थितियाँ तो नहीं पड़ी। अगर ऐसी कोई पोजीशन है तो उसको तुरंत घर से निकालिए, अदरवाइज ऐसे सपने आएंगे और आपके जीवन में वही बवंडर वही बवाल एक दिन जरूर आएगा। तो सर अक्सर किस किस तरह के सपने आते हैं उन लोगों को जिनका वास्तु खराब होता है? सर ऐसे ही मैं जैसे बता रहा हूँ आपको कि इस तरीके के सपने आएंगे, सांप के सपने आएंगे, तो ऐसे सपने उनको अक्सर दिखाई देंगे, तो ऐसे आएंगे सब। तो कई बार लोगों को ये भी लगता है सर जैसे मैं सीढ़ी पे चढ़ रहा हूँ और अचानक गिर गया या Yes. किसी बिल्डिंग से गिर गया। यस, हाथ से नजर आएंगे ना जी उनको, सिंपल सी बात है, हाथ से नजर आएंगे। और अगर अच्छा वास्तु होगा, अगर आप अच्छे वास्तु में रह रहे हैं तो सर सपने आएंगे आपको कि आपके पास उड़ने की कला आ गई और आपने पैर जमीन पे मारा, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, हनुमान जी को दिखा दिया कि जी वो ऐसे उन्होंने हाथ किए और उड़ते चले गए, इस टाइप के सपने आएंगे और आप एक दिन सक्सेस हो गए और ऊंचाइयों पे जाओगे। तो इसलिए खराब वास्तु और अच्छे वास्तु में हर चीज चेंज होती है। सर क्या पितरों का सपनों में आना भी कोई वास्तु दोष है? एक तो हमारी सोच भी होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम जब अच्छा वास्तु होता है हमारा दिमाग काम करता है, उस हिसाब से हमारा माइंड काम करता है और हमें अच्छे सपने आते हैं और हम अक्सर उड़ते हुए अपने आप को देखते हैं। ये इसका मतलब होता है कि अल्टीमेटली आप एक दिन ऊंचाई पे जाएंगे। अच्छा। और जब हम बात करते हैं कि विघटन की, हम बात करते हैं बवंडर की, बात करते हैं बाढ़ की, बादल फटने की, जब ऐसे सपने आते हैं तो डेफिनेटली हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ें चल रही होती हैं, हम भय से त्रस्त होते हैं। और भय कब आता है? जब हमारा वास्तु खराब होता है। जब हम भय में होते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर वही चीज़ें घूम रही होती है जो रात को हमें सपने में दिखाई देती हैं। और इसी तरीके से अगर हम बात करें कि घर में कोई ऐसी स्थिति है तो डेफिनेटली वो सपने भी जरूर आएंगे। तो वास्तु की स्थिति पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे सपने आ रहे हैं। ठीक है सर, एक दो सपने और जहन में आ रहे हैं, पूछ लेता हूँ। सर बहुत लोगों को बाघ दिखाई देता है, शेर दिखाई देते हैं सपने में, उसका क्या अर्थ है वास्तु के हिसाब से? मैंने जैसा बताया कि सपने का सीधा संबंध हमारे दिमाग से है। अच्छा। हम कई बार सोच भी नहीं रहे होते, हमने कभी सोचा भी नहीं, फिर भी वो सपने आ रहे हैं। तो वो क्या होता है, हमने कोई चीज़ कहीं देखी, देख के उसे इग्नोर कर दिया। आपने तो इग्नोर कर दिया, पर आपका जो सोया हुआ दिमाग है उसने उसको नोटिस कर लिया, उसके रडार पे आ गया। अब रडार पे आ गया तो क्या होना है, आपके अब दिमाग आपका वॉश होना है। जब वॉश होना है, जो जो चीज़ें आपके दिमाग में ऐसे गंदगी भर जाती है, आप जब कंप्यूटर चलाते हैं तो उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें भर जाती हैं, उसको हम बार बार डस्टबिन में बिन में डालते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो वो जब रात को आप सोते हैं तो आपका दिमाग रिफ्रेश हो रहा होता है और वो चीज़ें आपके दिमाग में सपने आया और निकल गया, सपना आया और निकल गया। तो इसी तरीके से आपका जो अनकॉन्शियस माइंड होता है वो रिफ्रेश होता रहता है। अदरवाइज तो इतना डाटा हमारे यहाँ फीड है दिमाग के अंदर, तो हम सोच नहीं सकते कि इस कौन सी हार्ड डिस्क है जो काम कर रही है। आप देखिए ना, आप जब से पैदा हुए हैं और जब तक जिंदा हैं, आप सारा डाटा आपके दिमाग में है यार। तो ऐसी कौन सी हार्ड डिस्क है जो कुदरत की हार्ड डिस्क बनी हुई है, इससे ऊपर तो अभी तक बनी नहीं। सर कई लोगों को अपना पहला प्यार भी सपने में बहुत बार आता है जो नहीं मिला। वही सर सोचने की स्थिति है, हमारी मानसिक स्थिति है, कुछ भी आ सकता है जैसा आप सोचते हैं। मेरे दिमाग में सारी रात अगर कुछ चलता है तो वास्तु चलता है। मैं किसी घर का वास्तु कर रहा हूँ, मैं किसी फैक्ट्री का वास्तु कर रहा हूँ, मैं ये कर दिया मैंने वो। हम जुड़े हुए हैं ना सर इससे, दिमाग में 24 घंटे वही रहती है। भाई सुबह मैं 5 साढ़े 5 बजे अपनी सीट पे बैठ जाता हूँ और रात को 12 1 2 बजे तक मैं बैठा रहता हूँ। तो जब इतना मैं उसमें लिप्त रहूँगा तो दिमाग में क्या आएगा, इसके सिवा कुछ आ ही नहीं सकता। आप भी सेम, आपको भी, मैं समझता हूँ आपको भी सारा दिन ये माइक वाइक के सपने आते होंगे रात में। सर मुझे तो ये सपना आता है मेरा बुलेटिन छूट रहा है और मैं तैयार नहीं हो पा रहा हूँ, मेरे स्टूडियो तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ और मेरा बुलेटिन छूट रहा है। हमेशा सर मुझे यही सपना आता है। अब क्यों आता है, क्यों आता है पता है? और सर आप यकीन मानेंगे इसका विपरीत है मेरे जीवन। मेरा बुलेटिन जैसे 6 बजे शुरू होता है तो मैं 5:50 पे स्टूडियो होता हूँ अपने, और अगर मेरा बुलेटिन 8 बजे का है शाम को तो 7:50 पे मैं स्टूडियो होता हूँ। पहला एंकर पढ़ रहा होता है और मैं खड़ा हो जाता हूँ जाके। क्यों?
आप इसके पीछे नोटिस करो, इसके पीछे साइंस क्या है। हम्म, साइंस ये है, आप इसके लिए कॉन्शियस हैं हम्म, कि मुझे पहले पहुंचना है, और जब कॉन्शियस है तो आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है उसने उसे रीड कर लिया, और रीड कर लिया तो रात को जब वो रिफ्रेश कर रहा है आपके दिमाग को, तो आपको सपने में लाकर उसको निकाल रहा है। तो हम कहीं ना कहीं इस तरीके से अपने आप में, अभी मुझे क्या हुआ, हम एक बॉम्बे गए थे एक इंडस्ट्री चेक करने। अच्छा। तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, वहाँ हेलीपैड बना हुआ था। ठीक है। तो हेलीपैड पे वो बताते थे जी यहाँ पे ओनर जो है वो आते हैं और अपना फैक्ट्री का सर्वे करते हैं, जो भी काम होता है एक बार देखते हैं और चले जाते हैं। अब मेरे दिमाग में देखिए क्या आ रहा है, मैं रात में सोया तो मुझे भी सपने में वही आ रहा है कि मैं हेलीपैड से उनके साथ जा रहा हूँ, वहाँ पे जाकर उस फैक्ट्री में लैंड कर रहा हूँ। तो हम कहीं ना कहीं ये दिमाग हमारा जो है, जो अनकॉन्शियस माइंड है, वो रीड कर लेता है, और रीड कर लेता है तो रात को उसको बिन में डालना होता है, उसको सफाई करनी होती है, सफाई करनी होती है, वो सपने में आ जाता है। तो सर आज हम वास्तु की बात कर रहे हैं और कई तरीके से वास्तु को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या सर वास्तु कंट्री टू कंट्री भी डिपेंड करता है? क्या दो देशों का वास्तु एक सा हो सकता है, या हर देश का वास्तु अलग अलग होता है? सारी बातें हो सकती हैं। कंट्री टू कंट्री तो वेरी करता ही है। अच्छा। बहुत कुछ बदल जाता है, और हमारे हिंदुस्तान में तो आप समझ लीजिए हर 100 किलोमीटर के बाद बिल्कुल ही सारी सिनेरियो चेंज हो जाता है, भाषा चेंज होती है, सिस्टम चेंज होता है, रहन सहन चेंज हो जाता है। और क्या होता है, वास्तु में एक मटेरियल जो होता है ना, हाउस बनाने का बड़ा मैटर करता है कि आपका हाउस किस मटेरियल से बना है। जब हम बात करते हैं किसी पहाड़ी स्थान की, तो वहाँ पे घर अक्सर पत्थर के बनते हैं क्योंकि अवेलेबिलिटी होती है। ठीक है। वहाँ ईंट वगैरह भट्टे वगैरह लगाने की कोई व्यवस्था नहीं होती, वहाँ पत्थर के बनते हैं। और जहाँ पे पत्थर ज़्यादा है वहाँ पत्थर के बनते हैं, जहाँ लकड़ी ज़्यादा है लकड़ी बनते हैं। एक वो दोहा है कि मलेगिरी की भीलनी चंदन देत जलाए। तो चंदन के जो पहाड़ होते हैं, चंदन के जो जंगल होते हैं, भीलनी बोलते हैं वहाँ रहने वाली लेडी को। भील जो जाति होती है, भील जन जाती है, तो उसको भीलनी बोलते हैं। वो क्या करती है, चंदन की लकड़ी को जलाती है, लोगों को सूंघने को नहीं मिलती, वो उस पर अपना खाना बना रही है। तो जो चीज़ जहाँ ज़्यादा होती है उस हिसाब से वहाँ पे घर बनते हैं, उसी हिसाब से घर बनते हैं। तो वास्तु वेरी करता है, हर जगह का वास्तु वेरी करता है। अभी जैसे हम अगर बात करें हम अमेरिका की, कनाडा की, वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, वुडन हाउस बनते हैं, मैक्सिमम हाउस वुडन होते हैं। तो अगर बेसमेंट में उन्होंने बना दिया कंक्रीट का तो बना दिया, अदरवाइज ऊपर वुडन होता है। अच्छा। अब जहाँ पे उन्होंने बेसमेंट नहीं बनाई, वुडन है हाउस, खूब फल फूल रहे हैं। क्यों? लकड़ी में वो ताकत नहीं है कि एनर्जी को रोक ले। मैंने जैसे बनाया, आप बताया, आप खुली लैंड में रह रहे हैं, जंगल में रह रहे हैं, आप फल फूल रहे हैं। वो वही कॉन्सेप्ट है कि लकड़ी ऐसा शो नहीं करती कि आप कोई दीवार नहीं है, सीमेंटेड दीवार नहीं जो एनर्जी को रोक रही है और एक आपकी परिधि को परिभाषित कर रही है कि मेरा ये मकान है। वहाँ वो स्थिति नहीं है। उसके अगर उसकी फाउंडेशन आपने उसकी नहीं बनाई, सीमेंटेड नहीं बनाई, आपने सीमेंटेड फाउंडेशन बनाई, आपने उसकी परिधि को फिक्स कर दिया, अगर वो स्थिति नहीं है तो आप फल फूल रहे हैं। तो ये बड़ा मैटर करता है हर जगह पे कि हर जगह का वास्तु अलग अलग हो जाता है इस तरीके से। हम हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ तो हर शहर का वास्तु अलग है। आप अगर साउथ में चले जाएंगे, वहाँ आप देखेंगे ढालदार छतें बनाते हैं। आप अगर इधर हिमाचल में भी चले जाएंगे, कहीं इस साइड पे चले जाएंगे, तो वहाँ भी आप ढालदार छतें देखेंगे, और छतें लगभग उसकी टीन की बनती हैं। तो वास्तु बड़ा फ़र्क हो जाता है इन सब चीज़ों का ना। और हमारे यहाँ अगर हम अपने आसपास का सिस्टम देखें, छतें प्लेन बनती हैं और छत के ऊपर कुछ ना कुछ व्यवस्था कर दी जाती है, टैंकी या ऊपर रूम बना दिया, कुछ भी कर दिया। ठीक है। हाँ, ऐसी कर दी। तो ये वास्तु चेंज होता है शहर के हिसाब से, जगह के हिसाब से चेंज होता रहता है। सर कई केस स्टडी आप बताते हैं कि कोई वेस्टर्न कंट्री की कोई केस स्टडी या वहाँ का कोई क्लाइंट जो आपको समझा रहा था, फिर आपने उसका केस सॉल्व किया हो, बताया हो, कोई ध्यान में आ रहा है सर इस वक्त? सर बहुत सारे हैं, मैं कुछ बताया होगा कभी। बहुत केस आते हैं, बहुत केस। तो शायद हम दिन में 2 केस तो हम बाहर के कर ही लेते हैं। ऑनलाइन होते हैं तो बहुत अच्छा सिस्टम रहता है, वो कर लेते हैं। तो क्या समस्याएं बेसिकली उनको होती हैं सर वहाँ पे, और कैसे आप सॉल्व करते हैं? कोई केस स्टडी ऐसी वहाँ बेसिक समस्याएं जो हैं, वो समस्या क्या है वहाँ पे, वहाँ लोग क्या करते हैं, वहाँ ना लोन सस्ता मिलता है। अच्छा। और इजी मिल जाता है। ओके। अब आपने क्या किया, आपने जैसे आपको पीआर मिली, आपको लोन की एक एलिजिबिलिटी बन जाती है। तो वहाँ वो एक हाउस लेंगे,
अब वो देखेंगे उनकी कैपेसिटी और बढ़ गई, उनकी सैलरी बढ़ गई, वो दूसरा हाउस ले लेंगे, उसको रेंट पे चढ़ा दिया और अपना एक हाउस और ले लिया। अब जैसे ही वो दूसरा हाउस लेते हैं, वहाँ पे उनका वास्तु हो जाता है ख़राब। वहाँ वास्तु ख़राब हुआ तो लोन में फंस जाते हैं वो, उनके इनकम सोर्स बंद हो जाते हैं और वो लोन में फंस जाते हैं। एक तो वहाँ ये प्रॉब्लम बहुत देखने को मिली। ओके। 2 हाउस 3 हाउस लेके उसको रेंट कर दिया और उसके बाद वो हाउस में आए, वहाँ दिक्कतें पैदा हो गई। और दूसरी वहाँ जो प्रॉब्लम ज़्यादा नज़र आई वो ड्रग्स की आई, कि बच्चे जो हैं उनके शराब में, ड्रग्स में व्यस्त हो जाते हैं और वो अपना कैरियर अपना स्पॉइल करना शुरू कर देते हैं। दूसरी चीज़ें वहाँ जो नज़र आई, वास्तु का तो बहुत रोल प्ले करता ही है, तो दूसरी चीज़ें वहाँ नज़र आई कि आप कुछ कर नहीं सकते, कोई फेर बदल नहीं कर सकते, किसी चीज़ को बदलाव नहीं कर सकते। अच्छा। वहाँ बड़ी स्ट्रिक्टनेस है। आप कोई ऐसा सीन नहीं कर सकते जैसे हम यहाँ इंडिया में तो उठाया, हमने बताया कि जी आप ये कर लीजिए, उन्हें उठाया इमीडिएटली अगले दिन कर दिया, कर लो जी। और वहाँ बड़ी स्ट्रिक्टनेस है। आप कमर्शियल में तो बिल्कुल नहीं कर सकते, अपने घर पे भी आप हद से बाहर नहीं निकल सकते, कोई चीज़ कुछ नहीं कर सकते वहाँ। तो ऐसी स्थिति वहाँ रहती है और ये ऐसी दिक्कतें वहाँ देखने को मिलती हैं। तो सर दोनों ही क्लाइंट्स को आप डील करते हैं, कहाँ के क्लाइंट्स को समझाना ज़्यादा आसान लगता है, इंडियंस को या फिर बाहर वाले लोगों को? एक ही बात है, कभी वहाँ पे हमें ऐसे मिल जाते हैं कि जो हमारी बात को बड़ी जल्दी समझ जाते हैं। कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा हमें समझाना चाहते हैं। हम समझना भी नहीं चाहते, हमें ज़रूरत नहीं है ना सर, हमें जितनी ज़रूरत है अब डॉक्टर को इलाज डॉक्टर के हिसाब से करने दो ना। पर वो चाहते हैं मैं ये भी बता दूँ, मैं ये भी बता दूँ, मैं ये भी बता दूँ, हमें वीडियो दिखाएंगे, हमें वीडियो कॉल करेंगे। हमें नहीं ज़रूरत सर, हमें तो एक लेआउट चाहिए और आपकी लोकेशन चाहिए, हमें 2 चीज़ें चाहिए। अगर हम मांगे किसी घर की, मान लीजिए किसी जगह का हमें नज़र नहीं आ रहा, अभी एक जगह थी तो वहाँ पे क्या सिस्टम है, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, नीचे लिविंग रूम बना दिया, लिविंग रूम के ऊपर उसको डबल हाइट दे दी। अब जो लिविंग रूम था वो साउथ जोन था, अब जब डबल हाइट दे दी तो वहाँ बेडरूम नहीं रहा। भाई यार, वहाँ अक्सर ये ऐसा होता है कि आपने जो ग्राउंड फ्लोर उसको वो बोलते हैं फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड को बोलते हैं फर्स्ट, कि आपने अगर मेन फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर पे आपने ड्राइंग रूम, किचन, डाइनिंग ये सब बना दिया तो बेडरूम आपके सारे ऊपर होते हैं। अब जब आपने वो एरिया काट दिया साउथ का और डबल हाइट कर दी तो आपका बेडरूम साउथ में नहीं आया। जब नहीं आता बेडरूम साउथ में तो वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस की लाइफ में शुरू हो जाती हैं, स्टेबिलिटी नहीं रहती, हर चीज़ के लिए उन्हें दुखी होना पड़ता है, बच्चों के लिए दुखी होना पड़ता है, बच्चे ठीक नहीं, हम ठीक नहीं, और बीमारियाँ और ये वो सब सिस्टम शुरू हो जाता है। तो अब उन्हें जब कहा जाता है कि जी हमें तो यहाँ आपको सुलाना है, वो कहते हैं जी पॉसिबल नहीं। अब हम उन्हें नीचे लिविंग रूम में बोलेंगे तो बच्चे सर पे आ गए, बच्चे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आ गए, तो वहाँ कॉम्प्लिकेशन हमें बड़ी खड़ी हो जाती है। अल्टीमेटली उनको फिर बोला जाता है जी अभी आप ऐसे रहिए और जैसे ही मौका मिले तो आप शिफ्ट होइए यहाँ से। तो ऐसी स्थिति वहाँ पे हमें पैदा हो जाती है। ठीक है, लेकिन सर एक ही घर को लेके 2 वास्तु एक्सपर्ट की राय अलग अलग हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है सर, उनका अपना अनुभव है, मेरा अपना पर अनुभव है। समस्या तो एक ही है, वास्तुशास्त्र एक ही है, नियम एक ही है। पर सर अनुभव तो अलग अलग है। सर 2 + 2 4 ही होंगे ना सर? नहीं सर, वो तिजोरी साउथ में रखवाते हैं, मैं नॉर्थ में रखवाता हूँ, तो सर अलग हो गया ना। मेरा अनुभव अलग है, उनका अनुभव अलग है, वो बात दूसरी, अनुभव किया ही नहीं। नहीं सर, पर क्लाइंट जो है, जो व्यक्ति है, वो तो ये चाहता है ना उसका नुकसान ना, उसका फायदा हो। तो फायदे को लेके 2 चीजें अलग अलग कैसे हो सकती है? मैं एक बात बताता हूँ आपको, बात है ये शायद 95 की। अच्छा। एक पुलिस ऑफिसर थे, बहुत अच्छे रैंक पे थे, वो मुझे मिलते हैं, कहता है जी गुप्ता जी एक बार घर देख लो। मैं गया, उनके घर देखा, मैंने कहा जी इस घर को तुरंत छोड़ दो। कहता जी क्यों? मैंने कहा आपके बच्चे 0 हो जाएंगे, भाग सकते हैं घर से, बुरी संगत में पड़ सकते हैं, आपके साथ समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, आपकी जॉब छूट जाएगी और कोई ना कोई ब्लेम आपके ऊपर लग जाएगा। तो मैं तो ये चाहूँगा कि आप कल से यहाँ ना रहें। तो उन्होंने जो मुझे बताई बड़ी बातें, बड़ी आश्चर्यजनक बातें रही। कहते जी हमने एक शख्स को बुलाया, वो शख्स आया हमारे घर में और मुझे बताता जी आपके घर में हड्डी है, आपके घर में नीचे हड्डी दबी हुई है।
और कहता उसने ये यहाँ कुछ आके तंत्र मंत्र किया और एक जगह बोला जी गड्ढा खोद दो। हमने खोदा तो नीचे से कुत्ते की हड्डी निकल आई। कहता जी हम बड़े अचंभित कि यार ये तो बहुत बड़ा आदमी है, इसने देखो क्या क्या कर दिया, हड्डी बताई और निकल गई। तो कहता जी मैंने कहा जी उसके बाद? कहता जी उसके बाद कुछ नहीं, बच्चे आज सब तितर बितर हो गए। मेरा एक बैग गुम हो गया जिसके अंदर 11 फाइलें मेरे डिपार्टमेंट की थी। अब वो बैग गुम हो गया तो मैं नहीं उस बैग को जमा करा सका, ला सका, तो अल्टीमेटली मुझे सस्पेंड कर दिया और मेरे अगेंस्ट डी शुरू हो गई, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू हो गई। कहता मैं भी आज घर पे हूँ। तो मैंने कहा जी कोई बात नहीं, आप हिम्मत नहीं हारिए, आप रेंट पे एक फ्लैट ले लीजिए। भाई आप एक हफ्ता लगेगा, आपको एक फ्लैट ढूंढिए रेंट पे, आप ले लीजिए, आपके बच्चे भी वापस आ जाएंगे, आपको भी वापस बहाल कर दिया जाएगा। उन्होंने ये मेरे को कई फ्लैट दिखाए, उसमें से एक फ्लैट मैंने सेलेक्ट करके उनको दिया। मैंने कहा इसे आप लीजिए और रहिए इसमें। वो शिफ्ट हो गए। उनका शिफ्ट होना था सर, हफ्ते 10 दिन में ही बच्चे उनके जहाँ इधर उधर हुए थे सब वापस आ गए और धीरे धीरे वो रिलीफ मिलना शुरू हुआ उनको, और उनके डिपार्टमेंट से भी उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलना शुरू हुआ। तो और वो मेरे साथ जुड़े रहे, अभी समझिए लास्ट ईयर तक जुड़े रहे। अच्छा। अभी उनकी डेथ हो गई और मैं आज बता भी इसीलिए रहा हूँ क्योंकि उनकी डेथ हो गई। अगर वो आज लाइव होते तो शायद मैं स्टोरी ना सुना पाता। तो सर उनके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आया, बहुत बड़ा। उसके बाद उन्होंने 4-5 फ्लैट चेंज किए, एक खरीदा, दूसरा खरीदा, तीसरा खरीदा। तो हर जगह मुझे नॉल रखा और मेरे साथ चलते रहे। तो हमारा जो संपर्क था वो इस तरीके से जुड़ गया कि मतलब वो बिना डेली बात हुए हमारा सुबह नहीं होती थी। अच्छा। तो ऐसी स्थिति हो गई थी। और कमाल के शख्सियत थी वो, कमाल की शख्सियत। मैं शायद हम रोज़ याद करते हैं उनको। ठीक है। तो ऐसी शख्सियत थी। तो इसलिए सर ये जो वास्तु है ना, ये अपने आप में बड़ी यूनिक चीज़ है। और इस तरीके से अब उसका अनुभव हड्डी निकालने तक था। उसका अनुभव हड्डी निकालने तक था, उसने वो किया। मेरा अनुभव बदलाव लाने तक था, मैं बदलाव लाया। तो ऐसे हर आदमी का अपना अनुभव होता है। नॉलेज सेम है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मैंने एक शब्द को मैंने पढ़ा, मैंने उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया। आपने पढ़ा, आपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया। एग्री। अब शास्त्रों में ये लिखा है कि साउथ जो है हैवी होना चाहिए। शास्त्र में लिखा है साउथ हैवी होना चाहिए। मैंने ये पढ़ा साउथ हैवी होना चाहिए, वहाँ पहाड़ होना चाहिए। उसका कहना है वहाँ पहाड़ होना चाहिए, पहाड़ की तरह भारी होना चाहिए। मैंने सोचा कि मैंने स्ट्रक्चर के अंदर हैवी होना चाहिए। मैंने इसे अप्लाई किया, यस, विनिंग हुई। जहाँ जहाँ अप्लाई किया वहाँ वहाँ लोगों को बड़ा मिला। ठीक बात है। दूसरे ने पढ़ा, उसने कहा जी साउथ हैवी होना चाहिए। उसने कहा तिजोरी रख दो, अलमारी रख दो, यहाँ पे वो रख दो, डंबल रख दो, भारी कर दो इसको। सब बर्बाद हो गए। एक शख्स बड़ा परेशान, मैं उनके यहाँ गया, मुझे ले जाया गया। एक अलमारी पड़ी थी उनकी साउथ में, उनके कई कोर्ट केस, ये वो, सब बड़े परेशान थे। मैंने कहा आपकी फाइलें इस अलमारी में? कहते हैं हाँ जी। मैंने कहा इस अलमारी को उठाओ, इसी कमरे में इधर रख दो। उन्होंने रख दी। आप विश्वास नहीं करेंगे सर, महीने भर के बाद उनको जो रिलीफ मिलना शुरू हुआ और उनके मेरे पास कॉल आने शुरू हुए, गुप्ता जी अब बताओ आप क्या करना है। मैंने नेक्स्ट बताया। करते करते हम उस स्थिति में पहुंचे कि उन्होंने एक दिन बहुत बड़ी फ्लोर, लगभग वो थी 600 या 700 गज की फ्लोर थी, वो उन्होंने परचेस की। और जब परचेस की, कहते जी मेरे पास 1 रुपया नहीं है। मैंने कहा सर आप हाथ डाल दो, इतने आप आ जाएगी। और ये बात उन्होंने ये बात मुझे लास्ट में बोली कि जी मुझे नहीं पता है मैंने कैसे खरीद ली, पर खरीद ली। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा सर। ठीक है।
तो इस तरीके से ये अनुभव के ऊपर आधारित है कि आपको अनुभव किस चीज़ का, किस हिसाब से आपने कैसे देखा, आपने जैसा चश्मा लगाया उस हिसाब से आपको दुनिया नजर आई, आपने कैसे देखा उसको, आपने कैसे समझा, ये महत्वपूर्ण है। ये यस, कानून वही है, नियम वही है, हर आदमी ने अपने हिसाब से समझा उसको। ठीक है, लेकिन सर कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि किसी आप घर में गए और उस घर में जाके आपने देखा सारी डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है, सारे कमरे सही हैं, किचन सही है, बाथरूम सही है, लेकिन लोग फिर भी परेशान हैं? मिलते हैं सर, हमें बहुत मिलते हैं, हमें बहुत मिलते हैं। मैंने आपको बताया 4 चीजें होती हैं, लैंड, स्ट्रक्चर, इंटरनल सेटिंग और सराउंडिंग्स। ऐसे घरों में हमने पाया कि उनकी सराउंडिंग्स खराब हैं। अभी हम मुंबई गए, सब कुछ ठीक। अच्छा, आज की डेट में लगभग 70% वास्तु तो सब जानते हैं कि जी गेट ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, सब जानते हैं। उन्होंने भी सब जान के अपना फ्लैट उसी हिसाब से लिया हुआ। मैंने जाते ही फ्लैट रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा ये तो ख़त्म है। मैंने कहा जी आपके साथ ऐसा ऐसा चल रहा है? कहते हैं हाँ जी। मैंने कहा ऐसा चल रहा है? कहते हैं हाँ जी। मैंने कहा लॉसेस हो रहे हैं? कहते हैं हाँ जी। कहते हैं जी क्या वजह? फ्लैट तो बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा यस, फ्लैट बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा आपके पीछे आपके घर के सड़क के परली तरफ समुद्र है? कहते हैं हाँ जी। अब मैंने कहा आप इस लाइन में पूरे में देख लो जाके, सब बर्बाद हो रहे हैं। कहते हैं हाँ हमारे फ्रेंड रहते हैं, उनके साथ भी ऐसा हुआ। तो इसलिए सर ये जो 4 चीज़ें हम बताते हैं कि लैंड, स्ट्रक्चर और इंटरनल सेटिंग और सराउंडिंग, तो अगर आपका घर कितना ही ठीक है, मैं कई बार चैलेंज करता हूं कि आप बना लो ना जो मर्जी, अगर आपकी सराउंडिंग खराब है आप पनप ही नहीं सकते, खत्म है। तो वो स्थिति पैदा हो जाती है। और सराउंडिंग अगर ठीक है और दिशाएं गलत हैं तब सर आपको फायदा मिलेगा। आपको 50% तो आपका सराउंडिंग अगर ठीक है, वो 50 नंबर होते हैं इसके। अच्छा, हाँ जी, आप 50% तो आप ठीक हो गए। रही 50%, वो छोटे मोटी चीज़ें ठीक कर लीजिए। एक डॉक्टर थे, एक दिन मैं उनके घर गया तो बड़े तड़प रहे थे कि जी मेरे तो महेश, मेरे घुटनों में दर्द, ये वो। और एक लड़की बैठी उनके मोम लगा रही थी। अच्छा, अर्थराइटिस की पेन, उन्हें अटैक आया हुआ था। मैंने उन्हें बोला, मैं उनके 2 फ्लैट थे। ओके। मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा जी एक फ्लैट आप ये छोड़ दो, वो जो आपका साउथ फेसिंग फ्लैट है आप उसमें जाकर रह लो। कई महीने करते रहे, नहीं यार ये ऐसे है वैसे है, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। मैंने कहा जी आप रहो तो सही, मैं बैठा हूँ ना। वो साउथ फेसिंग में चले गए जी। आप ये समझ लो डेली 1.5-2 घंटे सैर करते हैं, और वो पता नहीं कहाँ गई उनकी बीमारी, कहाँ समस्या उनकी चली गई, और उसके बाद तो उन्होंने पलट के पीछे मुड़ के नहीं देखा। बच्चे उनके सारे सेट होने शुरू हो गए। तो ये जो सराउंडिंग्स है ना सर, ये बदल देते। जबकि वो जो नया फ्लैट उन्होंने जिसमें मैंने शिफ्ट करवाया, साउथ फेसिंग, साउथ में कोई उनके बेडरूम नहीं, साउथ में किचन, साउथ में ड्राइंग रूम, सब कुछ उल्टा, पर उन्होंने वहाँ पे फ्लरिश किया। तो इसलिए सराउंडिंग अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर ये ठीक है, सब कुछ ठीक है। ठीक है सर, ज़मीन के ऊपर जो घर बने उनका वास्तु तो आप समझाते हैं, लेकिन अगर भूमिगत घर हो, अंडरग्राउंड घर हो, और पानी पे घर हो, या फिर पानी के अंडर भी घर हो, तो क्या सर भूमिगत घरों में और पानी के नीचे बने घरों में वास्तु काम करेगा? देखिए, अब जैसे हमारे यहाँ आजकल कॉन्सेप्ट चल रहा है कि आपने ये बेसमेंट बना दी, हाँ, और उसके ऊपर एक बिल्डिंग बना दी। ठीक है। वो बेसमेंट लिमिटेड है, वो बेसमेंट लिमिटेड है। थोड़ी 1 टावर 2 टावर के बाद वो प्लेन एरिया, ऊपर की रोड आ जाती है। ये खतरनाक है। अच्छा, चाइना में एक शहर बसा हुआ है पूरा बेसमेंट में। पूरा शहर? पूरा शहर, ओके। पूरा शहर बेसमेंट में है। अब वहां पे क्या है, वो ठीक है। वो क्यों ठीक है? क्योंकि वहां पे जो लेवल है वो पूरे शहर का एक हो गया ना। वहां किसको दिक्कत आएगी? जो अपर लेवल है, जो ऐसे एक ये इस तरीके का शेप बनेगी, जो इस लेवल के, सड़क के लेवल के पास जो घर है उनको दिक्कत आएगी। अगर वो साउथ में है उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर वो नॉर्थ में है तो यस, उनको दिक्कत आएगी, जो घर नॉर्थ में बने हुए हैं। ठीक है।
तो अदरवाइज जितने घर हैं वो तो न्यूट्रल हो गए ना जी, उनके लिए तो लेवल वो हो गया पूरे शहर को, तो वहाँ इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी। अदरवाइज आप अगर एक घर बना के और उसके आसपास का लेवल आपका हाई है और आप नीचे चले गए, वहाँ दिक्कतें आएंगी, वो चाहे आपका पानी हो, वो चाहे आपका जमीन हो। ठीक है सर, कई बार हम देखते हैं कि कोई घर बार बार बिकता है, मैंने खरीदा तो बिक गया, आपने फिर मुझसे लिया, आपने भी बेच दिया, फिर कोई आया उसने भी बेच दिया। ये बार बार बिकने वाले घर क्या वास्तु दोष की वजह से हैं? होता तो वही है जी, एक तो वास्तु दोष है। बार बार क्यों बिकता है? एक बिका 1 साल बाद, एक बिका 2 साल बाद, एक बिकता है 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। आपको किसी भी नए घर में सेटल होने में 1 साल चाहिए। अच्छा, आप जैसे ही वहां जाएंगे आप एक बार डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर आपने वास्तु से सेटिंग कराई, आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। आपने उसको अगर बेयर कर लिया, समझ लिया, किसी एक्सपर्ट डॉक्टर को दिखा दिया और उससे समझ लिया कि यस ये घर ठीक है और अभी जो नेगेटिविटी दे रहा है ये टेम्परेरी है, फिर तो ठीक है। अदरवाइज आप क्या करेंगे, यार घर सूट नहीं किया, बेचो। और कुछ घर होते ही खराब हैं, वो बिकते रहते हैं बार बार। ऐसी स्थिति आती रहती है। ये खराब वाले घर कौन से होते हैं सर? सर जैसे मैं बताता हूँ, अक्सर के नॉर्थ बंद होता है जिन घरों का, अक्सर बिकते रहते हैं। तो सर ये वास्तु दोष क्या पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलता है कि मेरी पहली पीढ़ी भी उससे परेशान थी, अब की पीढ़ी भी और आने वाली पीढ़ी भी, ऐसा हो सकता है? अगर बिल्डिंग एक है तो। अच्छा, बिल्डिंग एक है, उसमें रह रहे हैं आप, फिर तो चलेगा सर। अगर बिल्डिंगें बदल ली आपने, फिर पीढ़ी दर पीढ़ी तो कुछ नहीं रह जाता ना। आप सेम मूवमेंट में, सेम जनरेशन में अगर आप चेंज कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वही दादा परदादा का घर है उसी में रह रहे हैं तब फिर दिक्कत है। फिर दिक्कत है। ठीक है। लेकिन सर एक ऐसा घर जिसमें वास्तु दोष है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन उस घर में मैं रहता ही नहीं, मतलब रहता तो हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा समय बाहर ही रहता हूँ, कभी कभी आता हूँ, तो क्या ऐसे में उस व्यक्ति पर उसका असर पड़ेगा? जितना रहता है उतना असर पड़ेगा जी। ऐसे केस आते हैं हमारे पास, बहुत केस आए कि जी मैं 3 दिन के लिए आता हूँ, 2 दिन के लिए हफ्ते में आता हूँ, बाकी अदरवाइज मैं वहाँ फलानी जगह दूसरे स्टेशन पे रहता हूँ। तो हमें दोनों घर उसके चेक करने पड़े, दोनों हाउस चेक किए हमने और उसको फिर सजेस्ट किया कि आप इस घर में रहेंगे तो ऐसे रहेंगे, उस घर में रहेंगे तो ऐसे रहेंगे। यार उसके बाद उनकी कोई कॉल वॉल कभी आई नहीं, तो इसका मतलब हम ये समझते हैं कि या तो वो ठीक हो गए या उन्हें विश्वास नहीं, इसलिए वो दोबारा हमसे नहीं जुड़े। सर वास्तु को लेके अगर एक आप फिल्म बनाएं तो उसकी थीम क्या होगी? डर, शांति, रोमांच या रहस्य? सर जब फिल्म की बात करते हैं ना तो सर सब कुछ डालना पड़ता है, मसाला बनाना मुझे यही पता था। वैसे तो बेसिक थीम क्या रखेंगे? डर? देखिए सर डर के नाम पे लोग बहुत डरा रहे हैं। हाँ नहीं, अगर किसी को समझाना होता है ना जी तो डराना तो पड़ता ही है सर। अच्छा। क्योंकि बिना डर के आज की डेट में कोई समझता नहीं। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो एक कॉन्सेप्ट है सर, जब तक बिल्कुल आपकी नाक तक पानी नहीं आ जाएगा ना, आप नहीं हिलेंगे, आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। ठीक बात तब तो केमिस्ट के पास गए, उससे 2 टैबलेट ली और खाते रहेंगे खाते रहेंगे खाते रहेंगे, जब तक बिल्कुल डिक्लेयर नहीं हो जाएगा कि हाँ जी अब बिल्कुल बस लिमिट खत्म हो चुकी है, तब सोचेंगे अब डॉक्टर के पास चलते हैं। तब तक 1 रुपए की दिक्कत 1000 रुपए में तब्दील हो जाती है। वही, और हम ऐसा नहीं चाहते, इसलिए हम ये पॉडकास्ट करते हैं। समय सर अनुमति नहीं दे रहा कि बातचीत आगे बढ़ाएं, लेकिन एक अनुमति आपसे चाहिए कि आप फिर इस पॉडकास्ट में आएंगे और मेरे दर्शकों से बातचीत करें। जरूर। थैंक यू सो वेरी मच सर। आपकी व्यस्तता का मुझे आभास है, लेकिन फिर भी आप आते हैं। थैंक यू सो वेरी मच सर। कमेंट में आपके प्यार को हम देख ही रहे हैं कि प्यार यूं ही बना रहे, आप मुस्कुराते रहें। थैंक यू सर। तो आज घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट को इसी मोड पे हमको समेटना है, इसी वादे के साथ कि अगले पॉडकास्ट में फिर मुलाकात होगी और महीने में एक बार डॉक्टर महेश गुप्ता आपसे इस पॉडकास्ट पे मिलते हैं और बाकी जगहों पे तो मुलाकात होती ही है। महीने में 4 बार वास्तु ग्लोबल पे आप उनसे मुखातिब होते हैं और घनश्याम उपाध्याय शो में भी महीने में एक बार डॉक्टर महेश गुप्ता आपके लिए एक्सक्लूसिवली आते हैं। तो फिर जुड़े रहिए हमारे साथ, अपने दिल की बातें कमेंट सेक्शन में बताते रहिए और बताइए कि वास्तु कितना असर डाल रहा है या नहीं डाल रहा है। आपकी हर राय का दिल खोल के हम स्वागत करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। आपको याद रखना है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।